नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेड एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हिंदी पेडागॉजी में क्वेश्चंस आते हैं वो वही क्वेश्चंस आपको सिलेबस आधारित क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। नए और पुराने क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप 120 प्लस नंबर लाना चाहते हैं सीटेट में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेपर्स लगाने होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स लगाइए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, हिंदी पेडागॉजी में 15 क्वेश्चंस पेडागॉजी के आते हैं, ध्यान रखिएगा, और 15 क्वेश्चंस जो है गद्य और पद्य से आते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के तब इसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भाषा किस रूप में सीखने की बात कर रहा है? स्वाभाविक रूप से सीखने की बात कर रहा है ना। और व्यवस्थित अभ्यास के बिना, व्यवस्थित अभ्यास का मतलब होता है हम जब नियम कानून नियमों से सीखते हैं, है ना, नियमों से सीखते हैं, लक्ष्य भाषा सीखते हैं, तब हम यहाँ पे व्यवस्थित अभ्यास की बात कर रहे हैं। पर यहाँ पे स्वाभाविक भाषा की बात हो रही है, तो मतलब स्वाभाविक भाषा कौन सी होती है? हम मातृभाषा की बात कर रहे हैं, जो जनमानुष में जो हम अपनी भाषा बोलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं भाषा अर्जन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें हैं, दो शब्दावलियाँ हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, ये दो पॉइंट हैं। तो भाषा अधिगम में हम व्यवस्थित अभ्यास से जो है भाषा सीखते हैं और भाषा अर्जन में जो है हम स्वाभाविक रूप से भाषा सीखते हैं, जिसमें हम मातृभाषा को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाषा जो होती है, अर्जन जो होता है, ये स्वतः सीखी जाने वाली भाषा होती है, सामाजिक रूप से सीखी जाने वाली भाषा होती है, अपने आचरण से हम सीखते हैं, जो चीज़ हम अनुकरण देख रहे हैं उससे हम भाषा सीखते हैं। बात यहाँ समझ गए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या आता है? तो विचारात्मक अधिगम क्या होता है? जहाँ पे ऐसी कोई लर्निंग करना, सीखना, जहाँ पे आपको विचार करना पड़े, सोचना पड़े, जहां पर आपको तथ्यों को रटने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वहां पे कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कॉन्सेप्ट पे, इस पे छुपे हुए रहस्य तथ्य क्या हैं इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। तो क्रियात्मक कौशल को अर्जित करते हैं या फिर चित्रों और शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं या फिर विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत बौद्धिक क्षमताओं का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें हम तथ्यों को रटने की जगह कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे क्या पक्षी उड़ सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हुआ ना, क्या पक्षी उड़ सकते हैं, घर में अगर बिजली ना हो तो किन किन समस्याओं का जो है सामना करना पड़ सकता है ना, पानी का मूल्य कितना है, मतलब पानी कितना इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे आंसर देगा बच्चा, है ना। ये क्वेश्चंस जो होते हैं, विचारात्मक अधिगम होता है, इससे बच्चे के अंदर अपसारी सोच जो है डेवलप होती है, किसी प्रश्न को लेकर के वो कई उत्तर देने लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोम्स्की के अनुसार डॉट डॉट के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। तो चोम्स्की के अनुसार किस कारण से बच्चे जो है भाषा सीखते हैं? तो चोम्स्की ने ये माना कि बच्चे जो है भाषा जो है अर्जन क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता माना है बच्चों के लिए, जो है इसे जन्मजात क्षमता माना है चोम्स्की ने। मतलब बच्चे में, माइंड में, दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस फिट होती है जो बच्चे को भाषा समझने में मदद करती है स्वतः। ठीक है, तो यहाँ बच्चे की अर्जन क्षमता की बात कर रही है, अधिगम क्षमता की नहीं, अर्जन जो कि स्वाभाविक होते हैं। इसलिए अर्जन क्षमता किससे जुड़ी हुई है? जन्मजात क्षमता से जुड़ी हुई है, स्वतः सामाजिक आचरण, है ना, अनुकरण, इन सब चीजों से जुड़ी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? तो व्याकरण शिक्षण को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो क्या सबसे ज़रूरी नहीं है? एक वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ज़रूरी है। भाषा सीखने के संदर्भ में वास्तविक संप्रेषण होना चाहिए, है ना।
वास्तविक संप्रेषण का मतलब होता है हम एक दूसरे से बातचीत करें, उससे बात भाषा सीखें। व्याकरण के जो है प्रासंगिक नियम प्रस्तुत किए जाएँ, तो जो व्याकरण के नियम होते हैं, जो इम्पोर्टेंट नियम होते हैं, मूलभूत नियम होते हैं, उनको जो है प्रस्तुत किया जाए, सिखाया जाए। ठीक है, ये भी पॉइंट सही है। संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, मतलब बोलने कम्युनिकेशन के जो है उसको अधिक से अधिक मौके देना। जितना ज़्यादा बच्चा आपसे बात करेगा, बोलेगा, उसकी भाषा उतनी ही अच्छी होगी, वो भाषा सीखेगा। तो जो पॉइंट यहाँ पे गलत है वो है कंठस्थ करना, नियमों को याद करना, रटना। तो याद रखिएगा, कंठस्थ करना, रटना, ये जैसे शब्द आपको दिखे तो तुरंत ऑप्शन में इसको काट देना है। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि उसकी कक्षा में बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। तो हर टीचर को किस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे की पृष्ठभूमि क्या है। तो एक तो उसकी सामाजिक जानकारी बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक जानकारी होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ सांस्कृतिक जानकारी भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद उसकी भाषिक जानकारी बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इन तीनों को मिलाएं तो देखिए, व्यावसायिक जानकारी काट देंगे, आर्थिक जानकारी यहाँ पे काट देंगे, आर्थिक जानकारी यहाँ पे काट देंगे। अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए यहाँ पे मेल खा रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो अगर टीचर एक क्लासरूम में लैंग्वेज पढ़ाता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक क्लासरूम में क्या होता है, जो क्लास होती है उसमें क्या होता है, बहुभाषी बच्चे पढ़ते हैं, बहुभाषी बच्चे पढ़ते हैं, अनेक भाषा के लोग होते हैं। इसलिए बहुभाषी जो क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि समावेशी स्कूल है, समावेशिता को ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे जो बहुभाषी बच्चे होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप भाषा को पहचानें, समझें कि भाई किस किन बच्चों का। आप पता चला क्लास में आ, हिंदी बोलने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है और आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, वो भी अंग्रेजी ऐसी भी बोल रहे हो कि जैसे कॉन्वेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं, है ना, बहुत फास्ट अंग्रेजी ऐसे। तो वैसे नहीं होना चाहिए। फिर सांस्कृतिक, उनकी संस्कृति क्या है, भाषा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पंजाबी तो नहीं है, तमिलियन साउथ का तो नहीं है ना, हिंदी भाषी है कि पंजाबी है कि तमिलियन है कि मराठी बोलता है, ये सब चीज़ें भी देखनी है। तो आंसर यहाँ पे ए होगा। बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, है ना, मैं उसको रीचेक कर लूँगा। कोई भी क्वेश्चंस अगर मुझसे गलत हो जाए, मैंने पढ़ाते हुए कोई आंसर गलत दे दिया है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, भले ही वो मैंने गलती से बोला हो। ठीक है, आपको लग रहा हो कि सर ने गलती से बोला हो, तब भी आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मेरे दिमाग में रहे कि हाँ ये गलतियाँ हो गई हैं। ठीक है, कई बार पढ़ाते हुए क्वेश्चन को पढ़ते वक्त दाएँ बाएँ हो जाता है। ठीक है, पर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं कोई क्वेश्चन आपको गलत ना बताऊँ। ठीक, अब यहाँ देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति डॉट डॉट के अध्ययन की वकालत करता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी वकालत के अध्ययन करता है? तो यहाँ देखिए, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, आधुनिक भाषा की, या फिर मातृभाषा अंग्रेजी और राज्य की भाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत नहीं। तो देखिए, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है ये केवल मातृभाषा जो घर की भाषा है, और शास्त्रीय भाषाएं जो कुछ 6 प्रकार की जो शास्त्रीय भाषा हैं, और आधुनिक भारतीय भाषा और विदेशी भाषा। अगर आप शास्त्रीय भाषा हटा भी दें तो भी यह ध्यान रखिएगा, मातृभाषा, आधुनिक भाषा, है ना, भारतीय भाषा और विदेशी भाषाएं। जो आधुनिक भारतीय भाषाओं का मतलब होता है जो संविधान में लिखी हुई जो 22 भाषाएं, उसकी बात कर रहा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसका शैक्षणिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में, तो देखिए हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे 7वें का देखिए आंसर क्या होगा, तो डायरी लेखन पर जोर दिया जाए, नहीं, यहाँ पे बच्चों को विविध संदर्भ में अनुभव करने, विविध जो है अनुभवों को जो है स्वयं से जोड़ने के अवसर दिए जाने चाहिए। आंसर यहाँ पे बी इसका उत्तर होगा, और सारे ऑप्शंस यहाँ पे गलत होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बच्ची जो है अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई जाती है तथा वो विद्यालय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सीखती है, तथा अपने पड़ोस और विद्यालय में अपने मित्रों के साथ मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है।
तो मराठी सीखने को किस रूप में आप वर्णित करेंगे। अब देखिए, मैंने आपसे भाषा अर्जन और अधिगम के लिए क्वेश्चन कराया था ना, पहला ही क्वेश्चन था। तो अब यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वो किसी नियम से नहीं सीख रही है, स्वतः सीख रही है, नियम की ज़रूरत नहीं है, स्वतः है यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, अपने आप भाषा सीख रही है, सामाजिक रूप से सीख रही है, दोस्तों के साथ मिलजुल रही है, बातें कर रही है, उससे वो कुछ शब्दावली सीख रही है, आचरण से सीख रही है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुकरण से सीख रही है, देख करके सुन कर से करके सीख रही। तो इसको हम भाषा अर्जन का रूप देंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया में मदद करते हैं, ये किस रूप में जाना जाएगा। तो देखिए, इसे सरसरी दृष्टि में पढ़ना या बारीकी से पढ़ना, अर्थगत पढ़ संकेत है या सूत्रात्मक संकेत है। 9वें का देखिए, तो देखिए यहाँ पे देखिए, पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ उसे संकेत मिलते हैं जिसका अर्थ ग्रहण प्रक्रिया में मदद करते हैं, जो अर्थ ग्रहण करते, तो इसे अर्थगत संकेत कहेंगे। ठीक है, सिमैनिक जो है क्लूज कहेंगे, सिमैनिक क्लूज। ये संकेत जो है वाक्यों को बनाने में और शब्दों को प्रयोग करने में जो है आपकी मदद करता है। ठीक है, अर्थगत संकेत जो अर्थ ढूंढने में आपकी मदद करे। बात यहां समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना और सारांश लिखना सम्मिलित है। तो यहां देखिए 10वें का क्या है आंसर। तो यहां ऊर्ध्वोन्मुखी श्रवण प्रक्रिया है या अधोन्मुखी श्रवण प्रक्रिया। तो यहां देखिए, मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना और सारांश लिखना, तो ये जो होता है टॉप डाउन जो है लर्निंग प्रोसेस कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, अधोमुखी होगा, टॉप डाउन जो है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये अर्थ और भाव को समझने पर जो है केंद्रित होता है। यहाँ पर ये अर्थ और भाव को समझने पर केंद्रित है, ना कि किसी शब्द और वाक्य के पहचानने पर केंद्रित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मुख्य विचार जो होते हैं ये उसके पूर्व ज्ञान और अनुभव से प्रयोग जुड़े होते हैं। ठीक है, कौन सी उपागम या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी जो है मातृभाषा या सहजात भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। 11वें क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या है। तो मतलब मातृभाषा को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो लक्ष्य भाषा को सिखा रहा होगा। तो लक्ष्य भाषा आप कहाँ सीखते हैं, प्राकृतिक उपागम में, संप्रेषणात् उपागम में या श्रविक उपागम में। आंसर है प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। इसमें प्रत्यक्ष में मतलब हम केवल जो है नियम सीखते हैं। ठीक है, नियम सीखते हैं, लक्ष्य भाषा सीखते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में हम मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, मातृभाषा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा। चलिए, 5वीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाती है। वह व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है। अब देखिए, टीचर क्या कर रही है, व्याकरण पढ़ाने के लिए, ठीक है, व्याकरण जिसमें हम नियम पढ़ते हैं। ठीक है, नियम पढ़ते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि हिंदी का फॉर्मूला क्या है, जिसके तहत आप हिंदी सही से समझ पाए। तो प्रसिद्ध जो है लेखकों की पुस्तक पढ़ाती है। ठीक है, ये इसलिए कर रही है कि ताकि भाषा के विविध रूपों से परिचय कराया जा सके, बच्चे समझ सके कि कितने सारे जो हैं। तो इसे कहते हैं लैंग्वेज एक्सप्लोजर कहेंगे। तो यहाँ पे आगमन विधि, समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि इसे कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। भाषा शिक्षा में रचनात्मकता क्या है। तो रचनात्मकता किस चीज से जुड़ा हुआ है, ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रचनात्मकता का संबंध है जहाँ पे बच्चा जो है केंद्र में हो। ठीक है, एक्टिविटी करता हो, एक्टिविटी के माध्यम से सीखता हो, सक्रिय क्रियाओं के माध्यम से सीखता हो, ये शब्द याद रखिएगा, सक्रिय क्रिया, आसपास के पर्यावरण के साथ तालमेल बिठा करके सीखता हो। ठीक है, इसमें रटने की जगह जो है स्वयं जो है कार्य पर जोर दिया जाता है। यही सब रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है। रचनात्मकता वाले जो प्रश्न होते हैं वो अपसारी प्रश्न होते हैं,
ठीक है, खुले प्रश्न होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जब रचनात्मकता जैसा शब्द आपसे पूछा जाए। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करते हुए कक्षाई जो है गतिविधियां कराना, नहीं। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग करते हुए कक्षा सामग्री, नहीं। खुले अंत वाले कक्षाई प्रदत्त कार्य जिनमें भिन्न भिन्न व्याख्याएं हो सकती हैं और भिन्न भिन्न उत्तर दिए जा सकते हैं, रचनात्मकता इसी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। संज्ञाएं, क्रियाएं, विशेषण और क्रिया विशेषण डॉट डॉट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन देखिए 14वें का क्या है, ये विषय वस्तु के शब्द हैं। ध्यान रखिएगा, जो वाक्य के जो है मुख्य जो विषय वस्तु होती है ना, उसका जो है अर्थ प्रदान करते हैं। ध्यान रखिएगा, तो जो वाक्य होता है ना, उसका पूरा एक अर्थ प्रदान करते हैं। इन जो है शब्दों के बिना जो है वाक्य का जो है अर्थ नहीं बनाया जा सकता, नहीं निकाला जा सकता, अर्थ जो है अधूरा निकलेगा। तो विषय वस्तु के ये शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, विषय वस्तु के शब्द के रूप में इन्हें वर्गीकृत किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सबसे ज्यादा जोर देंगे? तो अगर आप प्राथमिक स्तर पर बच्चे के शुरुआती दौर पे प्री स्कूल में, प्राइमरी क्लासेस में अगर आप बच्चों को हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं, तो हम सबसे ज्यादा किस बात पर जोर देंगे? हम व्याकरण ज्ञान पर जोर नहीं देंगे, हम भाषा ज्ञान पर भी जोर नहीं देंगे, व्याकरण के नियम बच्चा जाने इस पर जोर, बल्कि हम जोर देंगे भाषा के प्रयोग पर। तो हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है भाषा प्रयोग का जो है अवसर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करेंगे। क्या प्रयास? ठीक है, के अवसर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना क्या कहलाता है? तो 16वें का देखिए आंसर, संरचनाओं के बारे में ज्ञान और सीमित अभ्यास द्वारा इसे वर्गीकृत करना और क्रियान्वित करना जो है कार्य विधिक ज्ञान है। ध्यान रखिएगा, कार्य विधिक ज्ञान है। किसी कार्य को, कार्य विधिक ज्ञान मतलब किसी कार्य को हम कैसे करते हैं, इसका वास्तविक ज्ञान ही कार्य विधिक ज्ञान होता है ना, जिसमें हम ज्ञान का प्रयोग करते हैं, अभ्यास का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञान और अभ्यास जैसा शब्द आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, और इसी के प्रयोग से जो है भाषा डेवलप होती है यहाँ पे। ठीक, प्राकृतिक भाषा में संदर्भ पठन सामग्री का स्रोत है। तो प्राकृतिक भाषा में संदर्भ सामग्री का स्रोत क्या है? तो यहाँ पे बनावटी पठन सामग्री, साहित्यिक कार्य, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पठन या प्रमाणिक पठन सामग्री। तो देखिए, प्राकृतिक भाषा में संदर्भ जो है पठन सामग्री का स्रोत है, प्रमाणिक जो है पठन सामग्री। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका जो सही जवाब होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। तो अगर बच्चों की लेखन क्षमता का परिचायक है सशक्त लेखन क्षमता, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा राइटिंग स्किल्स में बेहतर हो, उसी क्वेश्चंस की बात कर रहा है, राइटिंग स्किल्स में बेहतर हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिखने का अवसर दो। उसको दिनचर्या में क्या हो रहा है, उसको शाम में कहो कि आज तुमने पूरा दिन भर क्या किया मुझे बताओ। तो वो अपने मौलिकता से चीज़ों को सोचेगा, अपने शब्द गढ़ेगा। तो यहाँ पे जो सुंदर लिखावट, आलंकारिक भाषा का प्रयोग करना, सशक्त तो जो है वाक्य, मौलिक विचार जो है इसका परिचायक होगा। मौलिक विचार, जो वो सोच रहा है उसके बारे में, जो भी सोच रहा है उसके दिमाग में या पूरे दिन भर में जो भी उसके साथ घटित हुआ है उसके बारे में लिखना। ध्यान रखिएगा, लिखना। तो उसमें से हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो है डायरी राइटिंग लिखें, है ना, जो बहुत सारे बच्चे निबंध लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब कुछ जो है चीज़ें कर सकते हैं सशक्त लेखन क्षमता डेवलप करने के लिए। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय आपको किस चीज़ की ध्यान देने की ज़रूरत है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं? जिनका आईक्यू थोड़ा सा सामान्य बच्चों से कम होता है, आईक्यू सामान्य से कम होता है। ठीक है, जैसे हो सकता है कि वो श्रवण बाधित हो, कुछ सुनने में समस्या हो, है ना, और
दृष्टिबाधित हो या फिर कोई शारीरिक अक्षमता भी देखने को मिल सकती है, शारीरिक कमी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कमियां होती हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में। तो अगर हम भाषा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ना कि ऑप्शन बाकी सभी ऑप्शंस गलत होंगे और यही घूम फिर कर के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ये क्षमता और सीमाओं का ध्यान बहुत ज़रूरी है। भाई अगर उसकी क्षमता शारीरिक है ही नहीं तो आप उसको कैसे करा सकते हो। उसकी सीमाएं हैं कि वो इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं देख समझ पाता है, आसानी से नहीं समझ पाता है, उसको क्लास में सबसे आगे बैठाना ज़रूरी है। तो ये सब आपको पहचानना होगा एक टीचर, एज अ टीचर आपको समझना होगा कि एक क्लास में किन बच्चों को आगे बैठने की ज़रूरत है, किन बच्चों को पीछे बैठने की ज़रूरत है, किन बच्चों को 2 बार ज़्यादा पूछने की ज़रूरत है कि भैया एक बार और पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, समझ में आया बेटा, परेशान मत होना, नहीं आता मुझे बताओ मैं फिर से समझाऊंगा, ऐसे है ना। ठीक है, चलो। बच्चे भाषा प्रभावशाली तरीके से तब सीखते हैं जब उन्हें रोका जाए नहीं, जब उन्हें प्रोत्साहन मिले या भाषा में निपुण टीचर मिले उसको, या अच्छी जो है किताबें मिले। तो उन्हें भाषा सीखने के तरीके में जो होता है कि बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाए, है ना। प्रोत्साहन अगर पॉजिटिव दोगे, ठीक है, तो वो वही क्रिया बार बार करेंगे, और अगर निगेटिव दोगे जिसे हम दंड कह सकते हैं तो उस क्रिया का दोहराव नहीं करेंगे। तो अगर आप भाषा सिखाना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा बोलने का अवसर देंगे, उसे प्रोत्साहित करिए, है ना। तो ये चीज़ें करेंगे तो बच्चा और अच्छे तरीके से भाषा में अपनी पकड़ जो है बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश जो है 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वो सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वो बार बार अटकता है। संभवतः वो किस जो है अधिगम विकार से ग्रसित है। ध्यान रखिएगा, अधिगम विकार के 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वो हर पूरे सेक्शन में, चाहे वो सीडीपी में हो सकता है, किसी में क्वेश्चन पूछ लिया, हिंदी पेडागोजी में, मैथ पेडागोजी में, ईवीएस में, इंग्लिश में, गणित में, कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और संभवतः 2 क्वेश्चंस तो मिलेगा ही मिलेगा, मैं फिर से कहूँगा। पर जितना आसान लगता है इसमें यूनिक क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। मैंने इस टॉपिक पर जब भी वीडियो बनाया है, कंप्लीट वीडियो बनाया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और सब कुछ कंप्लीट। इतना क्वेश्चंस तो आपको किसी भी चैनल में नहीं मिलेंगे। जिस टीचर से कंपेयर करना चाहें उस टीचर से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस का आंसर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है, जो पढ़ते समय बार बार अटक रहा है बच्चा, तो ये एक पठन विकार दर्शाता है। पठन विकार जिसे कहते हैं डिसलेक्सिया, पठन विकार। अगर बातचीत में ठीक है लेकिन लिखने में शब्दों को उल्टा पुल्टा लिखता है तो उसे डिसग्राफिया कहेंगे, लेखन विकार कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते समय की बात हो रही है तो पठन विकार होगा जिसे हम डिसलेक्सिया कहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है भाषा आकलन के बारे में सही है। तो शिक्षार्थियों की उपलब्धि, या व्याकरण ज्ञान का आकलन, या भाषाई निपुणता का आकलन करना। तो यहाँ पे देखिए 22वें का आंसर है, उसकी निपुणता का आकलन करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी। निपुणता क्या होगी, भाषाई निपुणता, सुनने, ध्यान रखिएगा, सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता की बात हो रही है। ठीक है, ये कुछ भाषा के 4 कौशल बताए गए हैं। और 5वां कौशल एक और जो है इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, संकेत। संकेत भी तो भाषा के कौशल है। तो यहाँ पे ये होता है भाषा का कौशल, इसमें निपुणता का आकलन हम करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाषा की कक्षा में त्रुटियों, गलतियों के विषय में सही है। तो गलतियों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो गलतियां होती हैं वो शिक्षार्थियों और टीचर दोनों के लिए सबक होती हैं, सीखने के क्षेत्र। और प्रतिपुष्टि है, प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक है कि बच्चा किस चीज़ में गलती किया है ताकि हम उसको सुधार सकें। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा, ना कि शिक्षार्थी द्वारा जब भाषा का प्रयोग करते हैं तभी के सभी त्रुटियों को सुधारना चाहिए। तभी मतलब जब गलतियाँ कर रहा तभी सुधारना नहीं, इसका आकलन करो, समझो ध्यान से इस चीज़ को। त्रुटियां केवल टीचर के लिए सीखने के क्षेत्र है या द्वितीय भाषा के संदर्भ, यहाँ तो पूरे ही ऑप्शंस गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की भाषा। अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका,
रेल यात्रा की टिकट आदि लाती है, वो अधिगम के लिए क्या कर रही है? अब देखिए, एक 5 की जो है कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में क्या कर रही है कि न्यूज़पेपर लेके आई। जो मेन्यू कार्ड होता है, जब खाना खाते हो जिसमें लिखा रहता है, रेट लिखा रहता है कि पनीर जो है इतने की है, मिक्स वेज इतने की है, तंदूरी रोटी इतने की है ना? तो ये सब जो सब्जियों के जो रेट लिखे रहते हैं, डोसा इतने का, तो इसे कहते हैं भोजन तालिका। और रेल यात्रा की जो टिकट, इसको दिखाने का क्या मूल अर्थ है, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे जो है 24वें का देखिए आंसर क्या होगा। जो ये क्या कर रही है टीचर, भाषा का जो वास्तविक रूप है कि कहाँ पर कैसे कैसे भाषा का प्रयोग करते हैं, किन किन महत्वपूर्ण जानकारियों को दिया जाता है ना, उसके बारे में वो जो है परिचय करा रही है। तो यहाँ पे वो चाहती है कि बच्चे जो है जीवन की वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखें, या फिर जागरूकता लाना चाहती है, या फिर अधिगम को और अधिक वास्तविक और उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक जो है दस्तावेज या प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पढ़िए इसको, क्वेश्चन को ध्यान से। तो एक भाषा टीचर सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भाषा की सांस्कृतिक जो है विविधता पर जो है एक कार्य देता है, होमवर्क देता है, असाइनमेंट देता है या देती है। ठीक है, शिक्षार्थियों को इस विषय पर रिपोर्ट लिखने और पोस्टर तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, इतिहास, भूगोल, संस्कृति और राजनीति से संबंधित अन्य पुस्तकें तथा दस्तावेजों को पढ़ना है। तो भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए क्वेश्चंस, और इसका जो है उत्तर जानने की कोशिश करिए एक बार। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की भाषा नहीं है, यहाँ पे समूची जो है पाठ, माफ करना, समूची पाठ्य चर्चा में भाषा का जो है प्रक्रिया कहलाएगी। जहाँ पे क्या होता है, केवल हम क्लास में जो है भाषा का जो है जो प्रयोग है वहाँ तक ये सीमित नहीं होता, बल्कि जो है अन्य विषय भी इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम जो है इंटीग्रेटेड जो है सिलेबस लैंग्वेज जो है कह सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड शब्द का मतलब होता है जहाँ पे हम विविध भाषाओं का प्रयोग करते हैं, है ना। आपका पालन पोषण एक ऐसे गांव में हुआ है जहाँ पर सभी लोग हिंदी बोलते हैं, और आपने ये भाषा बिना विद्यालय गए सीखी है, मतलब भाषा अर्जन हुआ है। जहाँ पे भाषा अर्जन स्वतः होता है, सामाजिक रूप से सीखा है, अपने आचरण से सीख रहा है, आपने अनुकरण से सीखा है, देख करके सीखा है, अपने माता पिता की भाषा को एडॉप्ट किया है। उन्हीं की तो भाषा देखोगे समझोगे, जैसे माता पिता भाषा बोलते हैं वैसे ही बच्चा बोलता है। तो यहाँ पे बाद में जब आप विद्यालय गए तो आपने अंग्रेजी सीखी, वहाँ पे संस्कृत सीखी, आपने जो है हिंदी और उर्दू अन्य भाषाएं सीखी। आप जो है अंग्रेजी में आपकी कम्युनिकेशन के साथ एक बढ़िया लैंग्वेज, मतलब बढ़िया भाषा प्रवाह के साथ आप जो है कंटिन्यूसली अंग्रेजी बोल पाते हैं। अब ये भाषा जो है आपकी प्रथम भाषा किसका उदाहरण है? मतलब जो आपने भाषा सीखी थी हिंदी, स्वतः रूप से सीखी थी, वो भाषा अर्जन से जुड़ा हुआ है। भाषा अधिगम, बाकी जो भाषाएं आपने सीखी यहाँ पे अंग्रेजी धारा प्रवाह के साथ बोलते हैं, भाषा प्रवाह के साथ बोलते हैं, वो भाषा अधिगम से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे भाषा के नियम सीखे हैं आपने, है ना। लक्ष्य भाषा सीखी, आपकी लक्ष्य अंग्रेजी थी, है ना, आपकी लक्ष्य संस्कृत भाषा थी, आपकी लक्ष्य उर्दू भाषा थी, मराठी थी, अन्य भाषाएं थी। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषिक दक्षता शिक्षार्थियों को किसके समर्थ बनाती है? तो भाषा में दक्षता हासिल करना बच्चों को किसमें समर्थ बनाती है? तो यहाँ पे 27वें का, ये जानने की क्षमता कि कैसे और कहाँ भाषा का उचित रूप में प्रयोग करना चाहिए, इसमें बनाती। तो जब आप लैंग्वेज में बढ़िया हो जाते हैं, लैंग्वेज में पकड़ हो जाती, भाषा में पकड़ होती है, तब आप भाषा का सही रूप जान पाते हैं, तब आप भाषा का प्रयोग करना सही से सीख पाते हैं कि इस भाषा का इन शब्दावलियों का कहाँ प्रयोग करना चाहिए, ये आप सीख पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, प्रकाश जो है ईश्वर को ईश्वर उच्चारित करता है, उसमें किस तरीके का दोष देखने को मिलता है?
28 का स्वर भक्ति नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं है, शीघ्रता नहीं है, उसमें दोष जो नजर आ रहा है वो है स्वर लोपन का। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। याद कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा प्रश्न जो है भाषा में बहुभाषिता को पोषित करता है? बहुभाषिता को पोषित, बहुभाषा मतलब जहाँ पे बच्चा एक से अधिक भाषा का ज्ञान ले रहा हो और बोलने उसका प्रयोग भी कर रहा हो। तो यहाँ पे अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, या फिर तुम्हारे घर में किस और किसकी महक आती है, या फिर फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो देखिए बहुभाषिता को जो पोषित कर रहा है वो है ऑप्शन डी। एक बच्चा हिंदी में नाम लेगा, ठीक है, फूलों का, एक बच्चा इंग्लिश में बोलेगा, फूल को रोज़ कहेगा मान लीजिए, है ना। दूसरा बच्चा जो है पंजाबी भाषा में बोलेगा उसी, एक बच्चा जो है साउथ की भाषा है कन्नड़, कोई भी बोलेगा साउथ साउथ लैंग्वेज में जो है बोलेगा, एक गुजराती में बोल रहा है। तो ये सब भाषा जो है के विविध रूप से परिचय हो पाएगा बच्चों को, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या होता है, बच्चे की त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं, या फिर त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं बच्चे, या फिर धीरे धीरे वो खामोश हो जाते हैं। तो जब आप बच्चा बोल रहा हो तब आप उसको टोकना नहीं चाहिए, है ना, उसको थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि भाषा का भी वो धीरे धीरे प्रयोग करना सीखा है। तो अगर आप उसको बात बात पे टोकना शुरू करोगे तो वो थोड़ा सा मतलब उसके अंदर डीमोटिवेशन आएगा, वो क्वेश्चंस करना छोड़ देगा, है ना। उसको कहेगा अरे मेरे को बार बार जो है रोकते हैं, है ना, आंख दिखाते हैं, उसको डर भी लगेगा। तो यहाँ पे वो धीरे धीरे बच्चा चुप होने लग जाता है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे सही जवाब होगा। भीतर का आत्मविश्वास बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे पेपर्स आपको दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। सरल भाषा में पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री में जो है स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना है, धन्यवाद।